Hello and welcome all of you. Today we are going to discuss the topic of rent, its meaning and types. यानी आज के इस लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले लगान उसका अर्थ जानेंगे और उसके बाद में हम ये देखेंगे कि लगान जो वो कौन कौन से प्रकार का होता है। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये टॉपिक। सबसे पहले हम लगान के बारे में जानते हैं। अर्थशास्त्र के में जो उत्पादन के 4 साधन होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। उसमें जो भूमि होती है उसके उत्पादन में जो सेवा दी जाती है उसके बदले में जो भुगतान प्राप्त होता है या भुगतान किया जाता है उसे हम लगान कहते हैं। क्योंकि जो टोटल प्रोडक्शन होता है वो उत्पादन के चारों साधनों के कंट्रीब्यूशन से होता है, तो उसमें भूमि जो कंट्रीब्यूट करती है उसकी सेवाओं के बदले में जो उसको मुद्रा की प्राप्ति होती है या गैर मौद्रिक यानी कई बार वस्तुओं के रूप में भी जो ये भुगतान किया जा सकता है, तो उसको हम जो है लगान कहते हैं। परंपरावादी अर्थशास्त्री मानते थे कि उत्पादन के जिन 4 साधनों की पूर्ति पूर्णतया बेलोचदार होती है, यानी 4 जो साधन है उनमें से किसी की भी पूर्ति बेलोचदार हो सकती है, ऐसा उनका मानना है, उसको जो लगान मिलता है। लेकिन ये जो चारों साधनों में से जो पूर्ति पूर्णतया बेलोचदार की बात है, ये पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति केवल भूमि की होती है, इसलिए भूमि को जो वो लगान प्राप्त होता है। तो लगान प्राप्त होने के पीछे मुख्य जो कारण है वह है पूर्ति का स्थिर होना। तो जिस भी साधन की पूर्ति स्थिर होती है उसमें परिवर्तन नहीं होता, उसे जो है लगान प्राप्त होता है। तो ये जो पूर्ति स्थिर होती है केवल भूमि की होती है कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर भूमि की जो मात्रा है वो स्थिर रहती है। तो रिकार्डो ने इसके बारे में कहा है कि रिकार्डो के अनुसार लगान भूमि की मौलिक और अनश्वर शक्ति के प्रयोग करने के लिए दिया जाने वाला भुगतान है। मौलिक शक्ति का मतलब कि भूमि के अंदर जो उत्पादन की शक्ति है मूल रूप से विद्यमान होती है, उसको न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही जो है उसको पैदा किया जा सकता है। तो उस शक्ति के लिए जो भुगतान किया जाता है उसे हम लगान कहते हैं। लेकिन यदि भूमि के ऊपर ट्यूबवेल लगा रखा है किसी ने, तो उसको जो लगान मिलता है वह सारा का सारा आर्थिक लगान नहीं कहलाता। तो ये जो सिंपल जब आप लगान की बात करते हैं तो इसका मतलब आर्थिक लगान ही होता है। तो जब भी कोई भी भूमि होती है उस भूमि के ऊपर कोई भी पूंजी लगाई जाती है तो पूंजी के कारण जो है उत्पादकता में वृद्धि होती है। तो लगान जो उत्पादकता के लिए दिया जाता है, लेकिन वो सारी की सारी उत्पादकता जो वो केवल भूमि के कारण नहीं होती बल्कि दूसरी पूंजी का भी उसमें योगदान होता है। इसलिए अगर किसी ने पूंजीगत निवेश कर रखा है भूमि के ऊपर और उसके कारण उसे जो लगान मिलता है उस लगान को हम जो ठेका लगान कहते हैं। तो इस ठेका लगान के अंदर भूमि को दिया जाने वाला लगान भी शामिल होता है और उस भूमि के ऊपर जो पूंजीगत निवेश किया गया है उसको जो भाग मिलता है, उसको जो लगान मिलता है वो भी शामिल होता है। तो ऐसे में अगर आप लगान निकालना चाहें तो जो कुल लगान होता है या जो ठेका लगान होता है उस लगान में से अगर आप पूंजी का भाग निकाल दें तो पीछे जो हिस्सा बचता है वो जो भूमि का लगान कहलाता है। आर्थिक लगान वह लगान होता है जो केवल भूमि की सेवाओं को प्राप्त होता है। तो इसमें जब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम लगान शब्द का प्रयोग करते हैं तो लगान का मतलब सिर्फ आर्थिक लगान ही होता है और आर्थिक लगान केवल भूमि को ही प्राप्त होता है, भूमि की सेवाओं के बदले में। प्रोफेसर बोल्डिंग ने लगान को आधिक्य कहा है। आधिक्य इसलिए कहा है कि ये जो लगान होता है भूमि के मालिक को बिना किसी प्रयत्न के प्राप्त होता है। कि भूमि का मालिक है उसने जो किसी को जमीन लगान के ऊपर दे दी तो उसके बाद तो वो कोई काम नहीं करेगा उसके ऊपर, उसने कोई मेहनत नहीं की उस लगान को प्राप्त करने में। तो ऐसे में जो लगान बिना जो किसी मेहनत के प्राप्त हो रहा है उसको जो है बोल्डिंग ने जो है आधिक्य कहा है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों जैसे श्रीमती रॉबिन्सन है, बोल्डिंग है आदि का मानना है कि लगान जो उत्पादन के किसी भी साधन को प्राप्त हो सकता है। जैसा कि परंपरावादी मानते थे कि लगान केवल भूमि को ही प्राप्त होता है क्योंकि वो मानते थे कि लगान प्राप्त होने का कारण ये कि भूमि की पूर्ति जो वो स्थिर है। तो ये लगान जो होता है आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उसका जो निर्धारण होता है वो हस्तांतरण आय या अवसर लागत के आधार पर किया जाता है। अब हस्तांतरण आय या अवसर लागत क्या होती है कि कोई भी व्यक्ति जो होता है अनेक विकल्पों में काम कर सकता है या कोई भी उत्पादन का साधन होता है उसको अनेक कार्य में प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन उसका जो प्रयोग किया जाता है वो सर्वश्रेष्ठ कार्य में किया जाता है। अब जो दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प है उसकी जो लागत होती है उसे हम जो है अवसर लागत या हस्तांतरण आय कहते हैं। तो एक व्यक्ति किसी भी व्यवसाय में जब लगता है
या कोई भी उत्पादन का साधन किसी व्यवसाय में लगाया जाता है तो वो कम से कम उतनी आय प्राप्त करेगा जितनी कि उसे दूसरे विकल्प में प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से जो वास्तविक आय होती है जो वास्तव में प्राप्त करता है, और जो हस्तांतरण आय होती है जो कि दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प की लागत है, उन दोनों के बीच का जो अंतर है वो लगान है। जैसे मान लीजिए कि पूंजी है, पूंजी ए जो साधन में अगर ए व्यवसाय में अगर उसको प्रयोग किया जाता है तो उसको जो है 10,000 रुपये प्राप्त होते हैं, और बी में उसको अगर प्रयोग किया जाता है तो 9,000 रुपये उसको प्राप्त होते हैं। अब ये ए जो इसके लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है तो इसमें ये जो अपनी सेवाएं देगा, बी उसके लिए दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प है, तो ए में काम करने की जो अवसर लागत है वो बी का मूल्य है यानी 9,000 रुपये है। तो ऐसे में ये ए में तब तक काम करता रहेगा जब तक इसको कम से कम 9,000 रुपये मिलेंगे। अगर 9,000 रुपये से कम यहाँ पर इसको मिलने शुरू हो जाएंगे तो ये ए को छोड़ करके बी में आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो वास्तविक आय जो ए में प्राप्त कर रहा है और जो दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प जिसको आप हस्तांतरण आय या अवसर लागत कहते हैं, उन दोनों के बीच का जो अंतर है वो जो है लगान कहलाता है। तो ये किसी भी उत्पादन के साधन में अंतर पैदा हो सकता है। तो इसलिए आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पादन का प्रत्येक साधन जो वो लगान प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर जो अगर वो 10,000 रुपये यहाँ प्राप्त कर रहा है, दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प 9,000 रुपये का है, तो यहाँ पर 1,000 रुपये जो आर्थिक लगान है। अगर यहाँ पर वो 9500 रुपये ए में प्राप्त कर रहा है, बी में उसको 9,000 रुपये मिलेंगे, तो यहाँ पर 500 रुपये जो वो लगान है। तो जब कभी भी वास्तविक आय हस्तांतरण आय से ज़्यादा होती है तो उस अवस्था के अंदर लगान प्राप्त होता है। तो लगान का फार्मूला क्या होगा? वास्तविक आय माइनस हस्तांतरण आय। अगर वास्तविक आय और हस्तांतरण आय दोनों बराबर होते हैं उस अवस्था के अंदर कोई लगान प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसे दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प के बराबरी जो आय प्राप्त होती है। लगान किसी भी साधन द्वारा अर्जित वह आय है जो उसकी न्यूनतम पूर्ति कीमत से अधिक होती है। यहाँ पर जैसे आप दोबारा से इसको लिखते हैं कि ए के अंदर वो 10,000 रुपये प्राप्त कर रहा है, बी के अंदर वो 9,000 रुपये प्राप्त कर रहा है। तो 9,000 इस व्यवसाय के अंदर कब तक अपनी जो पूर्ति अपनी सेवाओं की पूर्ति वो करता रहेगा जब तक इसको न्यूनतम कीमत 9,000 रुपये तक मिलती है। अगर 9,000 रुपये से भी कम हो जाएगी तो वो इस दूसरे व्यवसाय में आ जाएगा। तो ये जो न्यूनतम पूर्ति कीमत होती है दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प के बराबर या अवसर लागत के बराबर ही होती है। अब आप परिभाषा देखते हैं। पहले परंपरावादियों के अनुसार, कार्वर के अनुसार भूमि प्रयोग के लिए दी गई कीमत लगान है, यानी किसी दूसरे की भूमि का प्रयोग किया जाता है और उसके बदले में जो मूल्य दिया जाता है या जो मुद्रा दी जाती है, जो कीमत दी जाती है वो लगान है। एनातोल मुराद के अनुसार एक भूस्वामी की आय का वह भाग जो केवल भूमि के स्वामित्व के कारण प्राप्त होता है उसे आर्थिक लगान कहते हैं। यानी एक भूमि के स्वामी को उसका मालिक होने के नाते जमीन का जो उसको आय प्राप्त होती है वो जो लगान कहलाता है। जेकब ओसर के अनुसार आर्थिक लगान वह भुगतान है जो सीमित प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए दिया जाता है। यानी जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है जिनकी मात्रा सीमित है उनके प्रयोग के बदले में जो आय दी जाती है या जो भुगतान किया जाता है उसे लगान कहते हैं। आगे आधुनिक परिभाषा बोल्डिंग के अनुसार आर्थिक लगान की परिभाषा उस भुगतान के रूप में की जा सकती है जो उत्पादन के किसी साधन को उसके वर्तमान व्यवसाय में बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम रकम से अधिक होता है। तो इससे संबंधित एग्जाम्पल आपने पीछे देखा था कि जो न्यूनतम रकम होती है वो दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प की लागत होती है, अवसर लागत होती है। तो अवसर लागत से ज़्यादा जो भी आय प्राप्त होती है वो जो है लगान कहलाती है। हिब्डन के अनुसार लगान किसी भी साधन को दिए जाने वाले वास्तविक भुगतान और उसकी हस्तांतरण कीमत का अंतर है। ये अपने पीछे किया ही था। तो ये जो है लगान की परिभाषाएं थी जिसमें अपने परंपरावादी परिभाषाओं को भी देखा और आधुनिक परिभाषाओं को भी देखा। दोनों में जो मुख्य अंतर है वो ये है कि परंपरावादी के अनुसार लगान केवल भूमि को ही प्राप्त होता है और आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार लगान जो उत्पादन के किसी भी साधन को प्राप्त हो सकता है, बेशक उनकी वास्तविक आय और हस्तांतरण आय के बीच में या हस्तांतरण लागत या जो हस्तांतरण कीमत है उसके बीच में अंतर हो। अब हम लगान के प्रकार देखते हैं। मुख्य रूप से लगान जो 5 प्रकार के होते हैं। पहला आर्थिक लगान, दूसरा कुल लगान, तीसरा दुर्लभता लगान, चौथा भेदात्मक लगान और पांचवा जो है स्थिति लगान है। तो अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। पहला आर्थिक लगान, इसको अपन ने काफ़ी कुछ डिस्कस किया। अभी तक हमने जो डिस्कस किया था वो सारा का सारा आर्थिक लगान ही था।
अर्थशास्त्र में लगान शब्द का प्रयोग जो आर्थिक लगान के लिए किया जाता है। यानी जब कभी भी आप सिंपल लगान शब्द लिख रहे हैं तो उसका मतलब आर्थिक लगान ही होता है। आर्थिक लगान वह भुगतान होता है जो केवल भूमि की शक्ति के प्रयोग के बदले में भूमि के स्वामी को मिलता है। तो जिस प्रकार से परंपरावादियों ने कहा था कि भी जो लगान भूमि की सेवाओं के बदले में दिया जाता है या भूमि का प्रयोग करने के बदले में भूमि के स्वामी को जो आय प्राप्त होती है वो जो है लगान कहलाता है। तो वो जो लगान था वो आर्थिक लगान ही था। दूसरा है कुल लगान। कुछ भूमि ऐसी होती है जिसके ऊपर उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ पूंजी भी लगाई गई होती है। तो ऐसे में उस भूमि पर जो आर्थिक लगान और उस पूंजी की सेवाओं का भी लगान शामिल होता है। आर्थिक लगान केवल भूमि की सेवाओं के बदले में दिया जाता है और पूंजी जो उसकी सेवाओं के बदले में जो लगान मिलता है उन दोनों का जो जोड़ होता है वो कुल लगान कहलाता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कुल लगान के अंदर भूमि का लगान और पूंजी की सेवाओं का लगान मिलता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति के पास में 1 एकड़ जमीन है और उसके ऊपर कोई भी पूंजी नहीं लगा रखी और उसको 10,000 रुपये जो है लगान मिलता है। बी व्यक्ति के पास बिल्कुल वैसी भूमि है, उसने उसके ऊपर जो है ट्यूबवेल लगा रखा है, अब उसके कारण उसको जो है 12,000 रुपये लगान मिलता है। तो ऐसे में भूमि का लगान 10,000 रुपये, इसको 2,000 रुपये जो अतिरिक्त दिए जा रहे हैं वो इस बी ने पूंजी जो लगा रखी है उसके ऊपर, जमीन के ऊपर, उस पूंजी के बदले में इसको यह भुगतान मिलता है। तो अगर उसने अपनी जो पूंजी लगाई है उसके बदले में अगर उसको कोई अतिरिक्त आय नहीं मिलेगी तो वो जो है पूंजी का निवेश नहीं करेगा। तो इस प्रकार से पूंजी की सेवाओं के बदले में जो लगान मिलता है ब्याज के रूप में या किसी भी रूप में जो उसको हम जान सकते हैं। तो वो जो लगान होता है वो अगर भूमि लगान में जोड़ दिया जाता है तो वो जो है कुल लगान बन जाता है। इसके बाद दुर्लभता लगान। दुर्लभता संबंधी लगान की धारणा जो सबसे पहले माल्थस ने दी थी, यह भूमि की दुर्लभता के कारण मिलता है। दुर्लभता का मतलब क्या है? सप्लाई इज लेस देन डिमांड, यानी भूमि की जो पूर्ति है वो कम है और उसके मुकाबले भूमि की जो मांग है वो ज्यादा है। तो जब समरूप भूमि यानी एक जैसी भूमि की मांग उसकी पूर्ति की तुलना में अधिक हो जाती है तो उस अवस्था के अंदर जो भूमि दुर्लभ हो जाती है और दुर्लभ होने के कारण जो है भूमि को जो अधिक आय प्राप्त होती है और जो अधिक आय प्राप्त होती है उसे हम लगान कहते हैं। तो इस प्रकार से लगान जो होता है भूमि की पूर्ति के बेलोसदार होने की अवस्था में प्राप्त होता है। नेक्स्ट है भेदात्मक लगान। सारी जो भूमि होती है एक अर्थव्यवस्था के अंदर वो सारी की सारी एक समान रूप से उपजाऊ नहीं होती। रिकार्डो ने कहा है कि भूमि की उपजाऊ शक्ति में अंतर के कारण जो अधिक उपजाऊ भूमि होती है उसके जो स्वामी होते हैं उसको जो है अधिक उत्पादन मिलता है और जो कम उपजाऊ शक्ति वाली भूमि होती है उसके स्वामी को जो कम उत्पादन मिलता है। तो इस प्रकार से जो कम पूंजी का उत्पादन और जो अधिक कम उपजाऊ भूमि का उत्पादन और जो अधिक भूमि का उत्पादन होता है उन दोनों के बीच में जो अंतर होता है ये जो अधिक्य होता है उसे हम भेदात्मक लगान कहते हैं। जैसे एक जो है अधिक उपजाऊ भूमि उसके ऊपर 10 क्विंटल गेहूं का उत्पादन हुआ, दूसरी जमीन के ऊपर जो है 7 क्विंटल गेहूं का उत्पादन हुआ। तो ऐसे में ये जो अधिक्य 3 क्विंटल है तो ये जो 3 क्विंटल है ये जो है भेदात्मक लगान है। ये लगान इस वजह से प्राप्त हो रहा है क्योंकि जो दोनों प्रकार की भूमि है उसके अंदर जो है उपजाऊपन में भेद है या अंतर है। भेदात्मक लगान जो है गहन खेती की अवस्था में जो अंतर सीमांत भूमि है और जो सीमांत भूमि है उसके बीच में अंतर के समान होता है। अब यह सीमांत भूमि कौन सी होती है? जो अंतिम भूमि की इकाई उत्पादन में प्रयोग की जाती है उसको हम सीमांत भूमि कहते हैं। उसकी उत्पादकता सबसे कम होती है और उससे पहले वाली जितनी भी भूमि की इकाइयां जो उससे ज्यादा उपजाऊ है उसको हम जो अंतर सीमांत भूमि कहेंगे। और उन दोनों के बीच में जो उत्पादन में अंतर होता है, जो सीमांत उत्पादन में अंतर होता है, उसको हम जो है वो लगान कहते हैं। तो ये भी भेदात्मक लगान है। और लास्ट है स्थिति लगान। एक भूमि को उसकी स्थिति के कारण दूसरी भूमि की तुलना में जो अधिक आय प्राप्त होती है उसे हम जो स्थिति संबंधी लगान कहते हैं। जैसे कि भूमि जो है शहर के पास है, अब शहर के पास जो भूमि होती है उस भूमि के लिए जो लगान जो शहर से दूर भूमि होती है उसकी तुलना में ज्यादा प्राप्त होता है तो उसे हम जो स्थिति संबंधी लगान कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो शहर के पास अगर भूमि है तो उस भूमि से उत्पादन को शहर में ले जाने की लागत कम होगी, वहाँ पर जो है सुविधाएं ज़्यादा होंगी। इसी प्रकार से अगर कोई कच्चा माल लेकर के आना है बाजार से तो वहाँ पर भी जो है यातायात लागत कम आएगी,
लेकिन जो दूर की भूमि है उसके ऊपर जो है लागत ज़्यादा आती है, यातायात की व्यय ज़्यादा होता है। इस वजह से जो दूर की भूमि होती है उसको लगान कम मिलता है, लेकिन जो नज़दीक की भूमि होती है उस भूमि के ऊपर जो है व्यय कम होने के कारण एक व्यक्ति जो होता है वो ज़्यादा लगान देने के लिए तैयार हो जाता है। तो जैसा कि हम अपने गांव के अंदर भी देखते हैं कि जो ज़मीन जो होती है, अगर एक जैसी ज़मीन है और एक जैसी ज़मीन जो गांव के नज़दीक है उसके जो है ज़्यादा लगान या जो ठेका जो है मिलता है, और जो ज़मीन गांव से दूर होती है उसमें आने जाने में ज़्यादा समय लगता है, उतने समय तक श्रमिक काम नहीं कर पाता जितना कि वो नज़दीक के खेत में करता है। नज़दीक के खेत में तो अगर उसे 2 घंटे का टाइम मिल गया तो भी वो काम कर लेगा। अगर दूर का खेत है तो 2 घंटे तो उसको आने जाने में लग जाएंगे। तो ऐसे में वो जो है 2 घंटे का अगर उसके पास टाइम है तो वहाँ पर उत्पादन नहीं कर पाएगा। तो इस अवस्था के अंदर जो ज़मीन नज़दीक होती है उसके लिए जो है ज़्यादा लगान मिलता है, और जो ज़मीन गांव से या शहरों से दूर स्थित होती है उसको जो है कम लगान मिलता है। तो इस प्रकार के लगान को हम जो स्थिति संबंधी लगान कहते हैं। अब हम मूल्यांकन देखते हैं कि अभी तक हमने जो किया है उसमें सबसे पहले लगान का क्या अर्थ है, दूसरा भेदात्मक लगान क्या होता है, तीसरा दुर्लभता लगान क्या होता है, और चौथा स्थिति लगान क्या होता है। तो आप इन सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। छोटे क्वेश्चन के अंदर जो इनके आने की संभावना ज़्यादा है। इसी के साथ अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।